अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो बेहतर होगा कि घर वापस मत आना। सबा के ये शब्द हारून के सीने में तीर की तरह उतर गए थे। सबा उसकी पत्नी थी, एक ऐसी औरत जो अब गरीबी और तंगहाली से तंग आ चुकी थी। हारून एक साधारण मछुआरा कई हफ्तों से समंदर से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मिट्टी का चूल्हा अब ठंडा पड़ा था और लकड़ी का उनका पुराना झोंपड़ीनुमा घर तेज हवाओं में कांपता रहता था। सबा के दिल में अब यह बात घर कर गई थी कि शायद उसने गलत इंसान से निकाह कर लिया है। वह भीतर ही भीतर इस सोच से घिरी हुई थी कि अब और नहीं झेला जा सकता। उसी सुबह हारून अपनी नाव लेकर समंदर की ओर निकल पड़ा। आसमान में हल्के बादल थे और समंदर शांत था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा तूफान था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और हर लहर के साथ उसकी उम्मीद डूबती उभरती रही। वहीं दूसरी ओर सबा भी घर से निकलकर समंदर किनारे आ बैठी थी। लहरों को घूरते हुए वह सोच रही थी, कैसी किस्मत है मेरी, न पैसा न चैन, और अब तो सब्र भी जवाब देने लगा है। उसने खुद से वादा किया था कि अगर आज भी उसका शौहर खाली हाथ लौटा तो वह उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। वो अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि उसे दूर समंदर में एक नाव दिखाई दी। धूप की आखिरी किरण उस नाव पर पड़ रही थी और नाव धीरे धीरे साहिल की तरफ बढ़ रही थी। उसमें बैठा व्यक्ति और कोई नहीं, उसका शौहर हारून था। उसके हाथ में एक जाल लटका हुआ था, लेकिन दूर से यह समझ नहीं आ रहा था कि उस जाल में कुछ है या नहीं। जैसे ही हारून ने अपनी छोटी सी कश्ती को साहिल की रेत पर खींचा, दूर खड़ी सबा की निगाहें तुरंत उस ओर उठ गईं। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, शायद आज कुछ मछलियां ले आया हूं। मगर जब उसकी नजर खाली जाल पर पड़ी तो उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। कश्ती की हालत भी उसकी किस्मत जैसी लग रही थी, सूनी और थकी हुई। हारून के चेहरे की मायूसी खुद बयान कर रही थी कि आज भी समंदर ने उसे कुछ नहीं दिया। उसकी आंखों में बेबसी थी और वह सबा की तरफ देख भी न सका। चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ अपने झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा और बिना कोई बात किए अंदर चला गया। सबा कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर तमतमाते हुए उसके पीछे चल पड़ी। घर के अंदर पहुंचते ही उसने ताना कसते हुए कहा, पूरी बस्ती के मछुआरों के जाल आज भी मछलियों से भरे हुए थे, और एक तुम हो, जैसे समंदर ने तुमसे दुश्मनी पाल ली हो। 20 दिन हो गए और अब तक एक मछली तक नहीं पकड़ सके। हारून, जो घर की दीवार के सहारे आंखें मूंदे बैठा था, धीमे स्वर में बोला, मैंने हर रोज कोशिश की है सबा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही सो रही है। पर यकीन मानो, कल सब कुछ बदल जाएगा। सबा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कड़वे लहजे में कहा, अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो समझ लो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दूंगी और अपने मायके लौट जाऊंगी। ये कहकर वह गुस्से में बर्तनों के पास जा बैठी, जैसे अब वह हारून से हर चीज छिपाकर रखना चाहती हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद हारून ने धीरे से कहा, सबा, मुझे यकीन है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सबा चुप रही। हारून फिर बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या खाने को कुछ मिलेगा? सबा ने तड़पते हुए पलटकर कहा, खाना? कहां से लाऊं खाना? कुछ कमा कर लाते तो शायद कुछ बना भी देती। मैं भी तुम्हारी वजह से भूखी बैठी हूं, और अब तो ऐसा लगता है कि या तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊं या फिर सीधा समंदर में कूद जाऊं। हारून ने सबा की कड़वी बातों को सुना और फिर चुपचाप उसकी तरफ देखा। कुछ पल वह खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रात अब गहराने लगी थी। समंदर की हवा तेज थी, जैसे हर झोंका उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी झोंपड़ी की खिड़कियां चरमरा रही थीं, मानो खुद हवाएं भी उसे धिक्कार रही हों। जैसे ही वह बाहर निकला, घर के अंदर सबा ने तेजी से मिट्टी के उस बर्तन का ढक्कन हटाया जिसमें वह कुछ रोटियां और थोड़ा बचा हुआ सालन छिपाकर रखे बैठी थी। भूख से बेहाल सबा ने बिना वक्त गंवाए वह खाना खाना शुरू कर दिया, जैसे डर हो कि कहीं हारून लौट ना आए। इधर हारून पैदल चलता हुआ अपनी बस्ती के एक पुराने साथी शिराज के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर शिराज बाहर आया। हारून ने धीमे स्वर में कहा, भाई, घर में आज कुछ भी नहीं है खाने को, अगर तुम्हारे पास थोड़ा खाना हो तो। अल्लाह का वास्ता, शिराज, जो अब हारून को मनहूस समझता था, तिरस्कार भरे लहजे में बोला, यहां कुछ नहीं है, और सुन, अगली बार इधर का रुख भी मत करना। हारून की नजर उसके पीछे आंगन में रखी उन ताजी मछलियों पर पड़ी जो शिराज ने दिन में पकड़ी थीं।
और जिन्हें वह अगली सुबह बाजार में बेचने वाला था। हारून ने उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, भाई, अल्लाह ने तुम्हें खूब मछलियां दी हैं, क्या उनमें से एक मछली मुझे उधार नहीं दे सकते? ये भीख नहीं है, जब मेरी किस्मत जगेगी तो मैं तुम्हें 2 मछलियां लौटाऊंगा। शिराज ने हंसते हुए कहा, तू और मछली पकड़ेगा? जिस जाल में हफ्तों से कुछ नहीं फंसा, उससे तू मुझे 2 मछलियां देगा? चल हट यहां से। हारून की आंखें झुक गईं। अपमान का घूंट निगलते हुए वह वहां से चुपचाप चला गया। फिर वह बस्ती के एक और घर की तरफ गया, मगर वहां भी उसे झिड़कियों और तानों के सिवा कुछ न मिला। हर दरवाजा उसके लिए बंद होता जा रहा था। आखिरकार थक हार कर हारून समंदर के किनारे आ बैठा। हारून की आंखों में नमी थी। समंदर की लहरें उसकी टांगों से टकरा रही थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने आसमान की ओर देखा। सितारे भी आज उसे धुंधले और दूर लगे। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे और दिल की गहराई से निकली पुकार खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ऐ मालिक, वह बुदबुदाया, अगर तू चाहता है तो एक लम्हे में सब बदल सकता है। सबके जाल भर रहे हैं तो मेरा ही खाली क्यों रह जाता है? मैंने क्या कसूर किया है? उसके लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता रोने में बदलते चले गए। समंदर की ठंडी लहरें उसके कपड़ों को गीला कर चुकी थीं और उसके भीतर की ताकत भी अब जवाब दे रही थी। वह वहीं रेत पर बैठा रहा, आंखें बंद, सांस भारी। तभी किनारे से गुजरते एक बुजुर्ग की नजर उस पर पड़ी। उनका नाम था आतिफ बाबा। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वे अक्सर शाम को समंदर किनारे टहलने आया करते थे। उन्होंने पास आकर धीमे स्वर में कहा, बेटा, पानी अभी और चढ़ेगा, यहां बैठना खतरे से खाली नहीं है, चलो उठो। लेकिन हारून अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसने उनकी आवाज ही नहीं सुनी। आतिफ बाबा ने फिर कहा, बेटा, सब खैरियत है ना? इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने धीरे से हारून के कंधे पर हाथ रखा और नर्म लहजे में बोले, अगर कुछ कहना चाहो तो मुझसे कहो। इंसान को हालात से डरना नहीं चाहिए बेटा, तू अकेला नहीं है। हारून ने आंखें खोलीं और अपने भीगे चेहरे के साथ बस एक सवाल पूछा। आवाज कांप रही थी, कुछ खाने को मिलेगा? आतिफ बाबा मुस्कुराए, जैसे उन्हें यह सवाल सुनकर दुख भी हुआ और अपनापन भी। उन्होंने प्यार से कहा, अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो मैं अभी आया। यह कहकर वे लौट गए। हारून वहीं साहिल पर बैठा रहा, आंखें बंद करके सोच में डूबा। थोड़ी ही देर में आतिफ बाबा वापस लौटे। हाथों में एक छोटा सा थाल था जिसमें कुछ गर्म दाल, एक सब्जी और 3 रोटियां थीं। लो बेटा, थोड़ा सा खाना है, इससे भूख मिट जाएगी, उन्होंने कहा। खाना देखकर हारून की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से वह थाल लिया और सिर झुकाकर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बिना कोई और बात किए वह तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा, जैसे अब उसमें फिर से थोड़ा सा हौसला लौट आया हो। जब हारून खाने का थाल लेकर घर पहुंचा तो उसने मुस्कुराते हुए सबा से कहा, देखो, कुछ खाने का इंतजाम हो गया। सबा, जो पहले ही अपना पेट भर चुकी थी, चुपचाप थाल की ओर बढ़ी। 3 रोटियों में से उसने 2 अपने लिए अलग रख लीं और साथ में सालन का बड़ा हिस्सा भी। हारून के हिस्से में एक रोटी, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सब्जी बची, मगर हारून ने कुछ नहीं कहा। उसे उसी में सुकून मिला। भूख तो थी, लेकिन संतोष उससे बड़ा था। खाना खत्म करते ही वह थककर बिस्तर पर लेट गया। आज वह जल्दी सो गया क्योंकि उसने तय कर लिया था कि सुबह की पहली किरण के साथ वह फिर से समंदर की ओर जाएगा, अपनी किस्मत को एक और मौका देने। अगली सुबह का नजारा कुछ अलग था। आसमान गुलाबी रंगों से नहाया हुआ था और समंदर की लहरें किनारे से टकराकर कोई पुरानी सी धुन गा रही थी। लगता था जैसे सब कुछ कुछ कह रहा हो, कुछ बदलने वाला है। हारून अपनी पुरानी चरमराती कश्ती लेकर निकल पड़ा। आज वह उस जगह गया जहां जाने से वह हमेशा डरता था। समंदर के भीतर का गहरा और भयंकर इलाका, जहां लहरें ऊंची और लहराती थीं और शार्क जैसी खतरनाक मछलियां तैरती थीं। उसकी कश्ती उस इलाके के लिए बनी नहीं थी, लेकिन आज उसका इरादा मजबूत था। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया, सबा के लिए, उस घर के लिए जिसे वह बचाना चाहता था। हारून ने जाल उठाया और बिना झिझक के समंदर के गहरे पानी में फेंक दिया। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, या तो आज मछली मिलेगी या फिर यह समंदर उसे लील लेगा। कल रात सबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है
मैं अपने माँ बाप के घर लौट जाऊं या समंदर में डूब मरूं, और फिर वो भी, अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दूंगी। इन बातों का बोझ आज उसकी सांसों पर भारी था, लेकिन आज वह समंदर से खाली नहीं लौटना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। हारून अपनी कश्ती में बैठा जाल को गहरे पानी में फेंक कर बेसब्री से किसी हलचल का इंतजार कर रहा था। उसका दिल बार बार यही सोच रहा था, अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा सच में चली जाएगी। यह ख्याल उसके भीतर इस कदर घर कर चुका था कि अब उसे न तो समंदर की गहराइयों से डर लग रहा था, न ही मौत का खौफ बाकी रह गया था। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, किसी भी तरह एक मछली पकड़ना। घंटे बीत गए। सूरज अब आसमान के सबसे ऊंचे बिंदु पर था और अपनी तपिश से जैसे समंदर को भी उबाल रहा था। लहरें चमक रही थीं, लेकिन हारून का जाल अब भी वैसा ही सूना पड़ा था, जैसे कोई उसे देखकर हंस रहा हो। करीब 3 बज चुके थे। हारून की निगाह अचानक समंदर में दूर एक दूसरी कश्ती पर पड़ी। उसे लगा जैसे वह किसी जान पहचान वाले को देख रहा हो। कुछ ही देर में पहचान साफ हो गई। वह शख्स कोई और नहीं, शिराज था। हाँ, वही शिराज जिसने बीती रात हारून को ताने मारकर अपने घर के दरवाजे से लौटा दिया था। आज वह फिर समंदर में आया था। सुबह अपनी मछलियां बेच चुका था और अब दोबारा शिकार की तलाश में था। उसकी बड़ी मजबूत और सजी समरी कश्ती दूर से ही शानदार लग रही थी। उसमें बैठे शिराज के पास महंगे जाल, पक्के हुक और हर वो चीज थी जो एक कामयाब मछुआरे के पास होनी चाहिए। जब हारून उसकी कश्ती के पास से गुजरा तो उसने देखा कि शिराज की नाव मछलियों से भरी पड़ी थी। उसके जाल में अब भी मछलियां फंस रही थीं, जैसे समंदर उससे खुद खुश हो। शिराज उन्हें एक एक कर बाहर निकाल रहा था और संतोष के साथ मुस्कुरा रहा था। शायद शिराज ने हारून की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, क्योंकि लौटते वक्त उसने जानबूझकर अपनी कश्ती में रखी एक बेहद बड़ी मछली को उठाकर दिखाया। एक ऐसी मछली जिसकी कीमत इतनी थी कि बेच देने पर पूरे महीने की जरूरतें पूरी हो सकती थीं। उसकी नजरों में एक तरह का घमंड था और हारून की आंखों में वही पुरानी झलक, तन्हाई, तिरस्कार और एक न मिटने वाली उम्मीद। शिराज की भरी हुई कश्ती का मंजर देखकर हारून का दिल अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि जैसे खुदा ने भी अब उससे मुंह मोड़ लिया है। मन ही मन उसने मान लिया कि आज भी वह खाली हाथ ही लौटेगा। सूरज ढलते ढलते अंधेरा घिरने लगा था और हारून उदासी की चादर ओढ़े अपनी पुरानी नाव को साहिल की ओर खींच लाया। जब वह घर के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं सबा सच में उसे छोड़कर चली ना गई हो। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और उसकी सांस कुछ धीमी हुई जब उसने देखा कि सबा अभी भी घर में ही थी। घर के अंदर जाते ही हारून ने अपनी थकी आवाज में झूठ बोलते हुए कहा, आज किस्मत बहुत करीब आई थी। एक बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई थी, लेकिन कश्ती तक लाते हुए वो फिसल कर फिर समंदर में चली गई। कल यकीनन पकड़ लूंगा। सबा जो अपने बिस्तर पर लेटी थी चुपचाप उसकी बात सुनती रही, मगर उसकी आंखों में अब न कोई उम्मीद थी न कोई सवाल। उसने कुछ भी नहीं कहा। हारून ने एक गिलास में पानी भरा और उसे पीने से पहले सबा की ओर देखा। धीमे स्वर में बोला, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं सबा। देखना, अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे। मगर हारून को यह नहीं पता था कि सबा के मन में अब उसकी कोई जगह नहीं बची थी। वह अब अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग थी। उसने अपने कपड़े, जरूरी सामान और कुछ रुपए एक पुराने संदूक में रख दिए थे। वह बस रात के गुजरने का इंतजार कर रही थी ताकि सुबह की पहली ट्रेन से अपने मायके लौट जाए। हारून इस सच्चाई से अनजान था। उसे लग रहा था कि चाहे वह मछली न पकड़ पाया हो, लेकिन सबा का साथ अब भी उसके पास है। यही सोच उसे तसल्ली दे रही थी। अगली सुबह जैसे ही आसमान हल्का होने लगा, हारून एक बार फिर उसी जगह गया। वही समंदर किनारा जहां कल उसे वह बुजुर्ग मिला था जिसने उसे खाना दिया था। मगर आज उस जगह पर सन्नाटा था। ना वो बुजुर्ग थे, ना कोई निशान। हारून इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें बार बार साहिल के उस कोने पर टिकती जहां कल किसी ने उसका पेट भरा था। उसके होंठ बुदबुदाए, अगर आज बाबा नहीं आए तो मैं सबा के लिए खाना कैसे ले जाऊंगा। समय बीतता गया। रात गहराने लगी। आसमान पर तारे थे,
हवा में ठंडक बढ़ने लगी और लहरों की आवाज और तीव्र होती चली गई। अब उस ठंडे साहिल पर बैठकर इंतजार करना सिर्फ एक बेमतलब की उम्मीद बनकर रह गया था। बूढ़ा आज नहीं आने वाला था। हारून ने थकी हुई चाल में वापस घर की ओर रुख किया। उसके कंधे झुके हुए थे, मगर दिल में फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी। आज की रात हारून की जिंदगी की उन रातों में से एक थी जो शायद कभी भूली नहीं जा सकती। ये पहली बार था जब वह अपनी बीवी के लिए कुछ भी खाने को न ला सका था। सबा जो रात का खाना खा चुकी थी, चुपचाप सो चुकी थी, जैसे उसे अब किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहा। वहीं हारून घर के एक कोने में बैठा भीगी आंखों के साथ उन खाली बर्तनों को देख रहा था जिन्हें कभी सबा बड़े प्यार से सजाया करती थी। उम्मीद से उसने बर्तनों को टटोलना शुरू किया। शायद कहीं कुछ बचा हो, कोई एक निवाला ही मिल जाए। तभी उसकी नजर एक पुराने ढंके हुए पत्तल पर पड़ी जिसे किसी बर्तन के नीचे छिपाकर रखा गया था। उसे खोलते ही हारून की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसमें थोड़े से पके हुए चावल रखे हुए थे। उसकी रूह जैसे जाग उठी। खुशी से वह कह बैठा, सबा देखो, चावल। लेकिन यह कहते ही उसकी जुबान रुक गई। वह समझ गया था ये चावल उसी की बीवी ने उससे छुपा कर रखे थे। अब सवाल यह था कि जब घर में कुछ था ही नहीं तो ये चावल आए कहां से। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया, लगभग 1 महीना पहले जब किस्मत ने उसका साथ दिया था और वह एक मछली पकड़ लाया था, तब उसने वहीं बेचकर चावल खरीदे थे। उसके बाद तो जैसे किस्मत ने उस पर दरवाजा ही बंद कर दिया था और चावल घर में फिर कभी नहीं बने। अब उसे समझ आया कि ये वही चावल थे जिन्हें सबा ने अपने लिए बचा रखा था। हारून को इससे कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक सुकून सा महसूस हुआ। कम से कम सबा आज भूखी नहीं सोई। फिर उसने उन बचे हुए चावलों को उठाया और धीरे धीरे खा लिया। ये वही चावल थे जिन्हें सबा अपने लिए छिपाकर सो गई थी और अब वही हारून का सहारा बने। आधी रात को समंदर का पानी अक्सर और भीतर तक आ जाता था। आज भी लहरें उनके लकड़ी के झोंपड़े के पास तक पहुंच चुकी थीं। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई थी, जैसे सर्दी बिना दस्तक दिए आ गई हो। हारून ने कांपते हुए एक पुरानी चादर ओढ़ी और बिस्तर पर लेट गया। खिड़की के पार समंदर की लहरें एक के बाद एक आ रही थीं, लौट रही थीं। वह उन्हें चुपचाप देखता रहा, सोचता रहा, आज मैं सुबह से भूखा था और सबा ने वो चावल भी मुझसे छिपा लिए। फिर भी न जाने क्यों शिकायत नहीं हो रही। शायद मोहब्बत का यही रंग होता है। इन्हीं उलझी सोचों में वह आंखें मूंदे कब नींद में डूब गया, उसे खुद भी खबर न रही। समंदर के किनारे सुबह दस्तक दे चुकी थी, मगर यह कोई आम सुबह नहीं थी। आज का दिन वो मोड़ लेकर आया था जो हारून की जिंदगी की दिशा बदलने वाला था, और शायद उन सबके लिए एक सबक भी जो अपने शौहरों का साथ उनके बुरे वक्त में छोड़ देते हैं। ये वही सुबह थी जो पर्दा उठाने वाली थी उस सच्चाई से जिसे हारून अब तक देख नहीं पाया था। भोर की पहली किरण के साथ ही हारून उठ खड़ा हुआ। उसका इरादा आज भी वही था, समंदर से रोजी तलाशना। उसने एक नजर सोती हुई सबा पर डाली, शायद जिंदगी में आखिरी बार। मगर उसे यह पता न था कि सबा अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने वाली है। हारून चुपचाप घर से निकल गया और अपनी कश्ती के पास पहुंचा। वो लकड़ी की जर्जर कश्ती जो उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसकी तन्हाई की गवाह थी। आज हारून कुछ अलग करने की सोच रहा था। वो समंदर में और आगे जाना चाहता था, वहां तक जहां अक्सर मछुआरे जाने से डरते हैं। इसलिए वह अपनी कश्ती को ध्यान से देख रहा था कि क्या वह इस खतरे को सह सकेगी। उधर घर में सबा भी जाग चुकी थी, लेकिन अब वो उस घर की नहीं रही थी। उसने अपने छोटे से संदूक को उठाया, दरवाजा खोला और उस जिंदगी से बाहर निकल पड़ी जिसे वह अब बोझ समझने लगी थी। वह रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गई, पीछे कुछ भी न देखती हुई। आज वह अपना घर, अपना रिश्ता और अपना शौहर सब कुछ छोड़ आई थी। इधर सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। हारून ने अपनी कश्ती समंदर में उतारी और गहराइयों की ओर बढ़ चला। जब वह दूर तक निकल आया तो उसने अपने जाल को समंदर की लहरों में डाल दिया। हाथों में जाल की डोर थी, आंखों में एक आखिरी उम्मीद। हर बार की तरह वह चुपचाप इंतजार करने लगा, लेकिन तभी कुछ अलग हुआ। जाल हिलने लगा, डोर भारी होती जा रही थी। हारून ने आश्चर्य से देखा, फिर धीरे धीरे जाल को खींचना शुरू किया। जैसे ही जाल पानी से बाहर आया, उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। जाल में एक बड़ी मछली फंसी थी और उसके साथ उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी।
पहली बार हारून ने किसी मछली की आंखों में वो गहराई देखी, जैसे वह मछली उससे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी और विनती थी। छोटे मछलियों के बच्चे जाल में फंसे हुए थे, तड़पते हुए, अपनी मां के चारों ओर मंडराते हुए। वो जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर लाचार थे। हारून का दिल पसीज गया। उसने धीरे धीरे जाल को खोला और एक एक करके उन बच्चों को समंदर में छोड़ दिया। बच्चे जैसे ही पानी में लौटे, तुरंत अपनी मां के चारों ओर तैरने लगे, मानो फिर से जिंदगी उन्हें मिल गई हो। मगर मां अब भी जाल में थी। हारून अब सब कुछ समझ चुका था। उस मछली की आंखों में, उसके बच्चों की बेचैनी में उसे पूरी कहानी साफ दिखाई दे रही थी। मगर सच्चाई जानने के बावजूद वह असमंजस में था। आज वह खाली हाथ लौटने का खतरा नहीं उठा सकता था। उसके घर में पहले से ही फाके चल रहे थे और सबा शायद अब और कुछ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर जाल को पूरी तरह खींच लिया। बड़ी मछली अब कश्ती में थी, बुरी तरह तड़पती हुई। कश्ती के इर्द गिर्द उसके मासूम बच्चे पानी में इधर उधर तैरते हुए उसे देख रहे थे, जैसे मछली की दुनिया उजड़ चुकी हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वो अपने मां को वापस मांग रहे हों। हारून उन्हें देख रहा था, अंदर से टूटता जा रहा था। मगर फिर उसका मन कहता, अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल मैं खुद भी शायद भूख से दम तोड़ दूं। आज जो जाल में है वही मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। ये मछली काफी बड़ी थी, इतनी कि अगर बेच दी जाती तो पूरा महीना आराम से गुजर सकता था। हारून ने एक बार फिर जाल में फंसी उस मछली की ओर देखा। उसके शरीर पर पानी की बूंदें लहरों की तरह फिसल रही थीं। वहीं उसके बच्चे अभी भी हारून की कश्ती के साथ तैर रहे थे, जैसे वो अपनी मां की रिहाई के लिए मिन्नतें कर रहे हों। उसने आंखें बंद की और फिर एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसने उस तड़पती मछली को उठाया और समंदर की ओर फेंक दिया। पानी में गिरते ही मछली तेजी से तैरने लगी। हारून की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, जा, तुझे तड़पते हुए नहीं देख सकता। जा, अपने बच्चों के पास लौट जा। उस पल पहली बार हारून को महसूस हुआ कि वो केवल एक मछुआरा नहीं है, वो एक इंसान भी है जिसके सीने में दिल धड़कता है। मछली ने समंदर की ओर जाते हुए एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, मानो उसकी आंखों में शुक्रिया छुपा हो। फिर वो अपने बच्चों के साथ लहरों में विलीन हो गई। हारून चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और दिल किसी गहरे पछतावे में डूबा हुआ। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैंने ये क्या कर दिया। कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही। लहरों की आवाज भी जैसे थम गई थी। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए वह खुद से बोला, अगर आज मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो क्या, कम से कम वो मछली और उसके बच्चे आज जिंदा हैं, एक साथ हैं, खुश हैं। ये कहते ही उसने अपनी पीठ कश्ती के किनारे से टिका दी और आंखें बंद कर लीं। उसकी थकान, भूख और अकेलापन मिलकर उसे किसी अनजानी खामोशी में डुबो रहे थे। अचानक छपाक, कश्ती से कोई चीज टकराई। हारून ने चौंक कर आंखें खोलीं और झुककर पानी में झांका। समंदर की लहरों के बीच कुछ हल्का सा चमक रहा था। वह ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर में समझ आया, वह एक छोटा सा सुनहरा टुकड़ा था, सोना। पानी की सतह से वह वही बड़ी मछली उभरी थी। उसके मुंह में सोने का वह चमकता हुआ टुकड़ा था। मछली ने धीरे से वह टुकड़ा हारून की ओर बढ़ाया। हारून ने हैरानी और संकोच के साथ वह सोना ले लिया। मछली कुछ पल और रुकी, जैसे कोई संदेश देना चाहती हो, फिर लहरों के साथ समंदर में गुम हो गई। हारून कुछ पल के लिए जैसे पत्थर बन गया। उसने अपनी हथेली में रखे उस चमकते टुकड़े को देखा। अब उसे मछली पकड़ने की जरूरत नहीं थी। उस एक टुकड़े से वह कई हफ्तों का राशन, घर का सामान और बाकी जरूरतें पूरी कर सकता था। खुशी से भरकर उसने कश्ती को वापस साहिल की ओर मोड़ा और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वहां एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारें शांत थीं, कमरे ठंडे। सबा, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसे वो कड़वे अल्फाज याद आए जो सबा ने कहे थे, अगर कल भी तुम मछली ना पकड़ पाए तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हारून की सांस अटक गई। उसके कदम लड़खड़ाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल के भीतर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह तेजी से बाहर निकला, इधर उधर देखा, गली के कोनों तक गया,
मगर सबा का कोई निशान नहीं था। उसका माथा पसीने से भीग गया। तभी उसे याद आया, उसके पास सबा के पिता का एक नंबर था। मगर मुश्किल ये थी, हारून के पास न तो मोबाइल था, न कोई फोन, और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हारून ने अपने पास मौजूद वो छोटा सा सोने का टुकड़ा लेकर नजदीकी बाजार का रुख किया। उसने वह टुकड़ा एक सुनार को बेच दिया और मिले हुए पैसों से सबसे पहले एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ की ओर गया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से वो नंबर मिलाया जो कभी सबा के पिता का हुआ करता था। कुछ ही सेकंड में दूसरी ओर से एक कठोर आवाज सुनाई दी। क्या चाहिए तुम्हें? यह सबा के पिता की आवाज थी, भारी और सख्त। हारून ने धीमे स्वर में पूछा, क्या सबा सबा आपके पास है? उधर से ठंडी और कटती हुई आवाज आई, हाँ वो यही है, और सुनो, अब वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उसने साफ कहा है कि वो अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, और आइंदा इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। फोन कट गया, जैसे किसी ने दिल के बीचों बीच एक चाकू घोंप दिया हो। दिन बीतते गए। हारून ने कई बार कोशिश की, कई रास्ते तलाशे, मगर सबा से उसका रिश्ता अब अतीत बन चुका था। कागजों पर भी और जिंदगी में भी सब कुछ खत्म हो चुका था। उसी शाम हारून फिर उसी पुराने साहिल पर आकर बैठ गया। अब उसके पास पैसा था, लेकिन सबा नहीं थी। उसे अब यह बात समझ आने लगी थी कि सबा शायद कभी उसकी नहीं थी। वो साथ थी, मगर साथ नहीं थी। जब जेब में कुछ नहीं था, तब वो चली गई। अगर साथ छोड़ना ही था, तो वजह कोई भी हो, हालात, वक्त या तंगी, लेकिन जाने वाले तो आखिर छोड़ ही जाते हैं। जो सच्चे होते हैं वो हालात नहीं देखते, वो साथ निभाते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, लेकिन कठिन वक्त ही असली आईना होता है। वही वक्त हमें दिखाता है कि कौन अपने हैं और कौन सिर्फ नाम के। जो बुरे समय में साथ छोड़ जाएं, वो कभी अपने थे ही नहीं, और जो उस अंधेरे में भी हाथ थामे रहें, बस वही हमारे असली अपने होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे हारून की जिंदगी में क्या क्या मोड़ आते हैं, कौन से नए किरदार उससे टकराते हैं, और क्या कभी उसकी दुनिया दोबारा रोशन होती है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।